नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशेष सिंह है। मैं हूं NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। इंडिया में ETF म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं, ये तो आपको भी पता होगा। लेकिन कुछ मिस्टेक ETF में आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं टॉप 5 ETF कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है किसी भी ETF को बाइंग और सेलिंग करने से पहले। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है। अब सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर और इन्वेस्टर करते हैं वो है ETF की टाइमिंग। ट्रेडर और इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट खुलता है तो उस ETF को बाई करने की कोशिश करते हैं या सेल करने की कोशिश करते हैं, और यही वो सबसे बड़ा अपना नुकसान करा लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे ही मार्केट खुलता है तो आप कभी भी किसी भी ETF को देख लेना, उसमें वो सर्टेन वॉल्यूम नहीं रहता जो उसमें एक एवरेज वॉल्यूम रहता है। अगर वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, उसमें लिक्विडिटी नहीं रहेगी वहां पर उस समय, तो आप जिस सर्टेन प्राइस पर उस पर्टिकुलर ETF को लेना चाह रहे हैं उससे आपको महंगा मिलेगा, या किसी पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं तो उससे नीचे मिलेगा। आपने गैप अप और गैप डाउन का कॉन्सेप्ट सुना होगा। गैप अप मतलब जिस प्राइस पे मार्केट बंद हुआ था उससे ऊपर खुलना, और गैप डाउन मतलब जिस प्राइस पे मार्केट बंद हुआ था उससे नीचे खुलना। तो अक्सर अगर मैं निफ्टी 20 की बात कर लेता हूं, वो निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। जो ट्रैक किसको करता है? निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 मोस्ट ऑफ द डेज में गैप अप और गैप डाउन ही खुलता है। लेकिन अब गैप अप और गैप डाउन के साथ अगर उस ETF को बाई करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा आपका ही नुकसान होगा, अगर आप मार्केट खुलते ही बाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द डेज में ये देखा होगा, अगर गैप अप हो रहा है तो आपको क्या लगता है? प्राइस बढ़ गई और आप उसी समय ETF को बाई कर लेते हैं। तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद देखेंगे वो प्राइस नीचे आ जाती है, तो उसमें आपको भारी नुकसान हो जाता है। उसी वजह से गैप डाउन होगा तो आपको लगता है कि अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि अरे नीचे बहुत नीचे चला गया, उससे भी नीचे जा सकता है, तो आप क्या करते हैं? उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि मार्केट फिर दोबारा से ऊपर चला जाता है। तो ये गैप अप और गैप डाउन और ये लेस वॉल्यूम जो स्टार्टिंग में रहता है, उससे बचने के लिए आप क्या करें? आप ETF को सडन बाई करने की कोशिश ना करें जैसे ही मार्केट खुलता है। मैं पर्सनली मानना है कि मैं कभी भी ETF को मार्केट जब खुलता है तब उसको बाई नहीं करता, और ETF को आप बाई और सेल तभी करें जब आप उसमें सर्टेन वॉल्यूम देखें एक मार्केट को सेटल होने के बाद। तो मेरा पर्सनली मानना है, मैं ETF को मार्केट में लगभग 2 बजे के आसपास ही बाइंग और सेलिंग करता हूं, क्योंकि वहां पर मुझे ऐसा लगता है वॉल्यूम की अवेलेबिलिटी भी है और मार्केट भी सेटल हो जाता है। तो सबसे पहला की टेक अवे क्या है इसमें, कि आप कभी भी ETF को मार्केट खुलते ही और बाय और सेल करने की कोशिश ना करें, इसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। अब दूसरा जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर और इन्वेस्टर करते हैं ETF को बाइंग और सेलिंग करने से पहले, वो क्या करते हैं? उन ETF को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें लिक्विडिटी ही नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, आप अभी किसी ETF को बाई करते हैं और आपको उसमें 15% का बेनिफिट हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन जब उसको आप सेल करने जाते हैं तो कोई सेलर ही अवेलेबल नहीं है, तो वो 15% किस बात का? वो 15% आपको मिलना ही नहीं है। जब आपने कोई ETF बाई किया और उसको 1 साल 2 साल होल्ड करते हैं और 2 साल बाद आप देखेंगे कि उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब 15% का बेनिफिट जो मुझे मिल रहा था, अब मुझे उसी पर्टिकुलर ETF में सेलर कहाँ मिल रहा है? वो मिल रहा है मुझे 10% के बेनिफिट में। तो 5% का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये किस वजह से नुकसान हुआ? ये इस वजह से नुकसान हुआ आपका, क्योंकि आपने लिक्विडिटी ही नहीं देखी। तो हमेशा से ध्यान रखिए, आपको हमेशा उन ETF की बाइंग करनी है जिसमें लिक्विडिटी हाई हो, वॉल्यूम हाई हो। अब ये हम कहाँ देखेंगे? देखिए, ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट में देख सकते हैं, या फिर जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको लगा है, मैं टिकट टेप यूज करता हूं। टिकट टेप में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, टिकट टेप में मैं सारी चीजें एनालाइज कर लेता हूं कि कहां पर आप लिक्विडिटी ज्यादा है, कितना AUM है, कितना एक्सपेंस रेशियो, कितना ट्रैकिंग एरर, ये सारी चीजें मैं ट्रैक कर लेता हूं। अब ये क्या है, मैं ये सारे फंडे आपको बताऊंगा। अब इसमें सबसे बड़ा लिक्विडिटी रिस्क का मैंने बताया, एक तो बेनिफिट लॉस आपका ये हो गया कि जिस प्राइस पे आप बेचना चाह रहे हैं वो प्राइस आपको मिलेगी ही नहीं। इसी कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी है जिसमें आप मिस्टेक करते हैं, वो है कि आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द ETF को बाइंग और सेलिंग करते वक्त। यही आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं, अभी ETF में इतना वॉल्यूम नहीं है मोस्ट ऑफ द ETF में कि वो आपको जिस मार्केट ऑर्डर में चाहे उसी मार्केट ऑर्डर में आपको मिल जाए। ठीक है, मतलब मार्केट ऑर्डर लगाए और आपको 1-2 रुपए की डिफरेंस पे आपको मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ETF में वॉल्यूम नहीं है। तो मार्केट ऑर्डर ना लगा करके आप हमेशा लिमिट ऑर्डर का प्लेस करें, ताकि आपका जो प्राइस डिफरेंस ज्यादा ना हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप 600 रुपए का ETF खरीदना चाह रहे हैं, हो सकता है वो आपको 610 रुपए पे मिले, क्योंकि सेलर अवेलेबल हो 610 रुपए पर। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर प्लेस ना करें, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाएं। आपका लिमिट ऑर्डर पे जैसे ही वो प्राइस आ जाती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मार्केट ऑर्डर से हमेशा ही आपको बचना है, आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करने हैं ETF को बाइंग और सेलिंग करते वक्त। लिक्विडिटी रिस्क समझ गए, मार्केट ऑर्डर आप ये समझ गए क्यों नहीं करना है, और लिमिट ऑर्डर आपको क्यों करना है आप ये भी समझ गए। ठीक है, अब तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ट्रेडर और इन्वेस्टर करते हैं ETF को बाइंग और सेलिंग करने से पहले, वो है ट्रैकिंग एरर को ना समझना। अब ये ट्रैकिंग एरर क्या है? देखिए,
एग्जाम्पल के लिए मैं निफ्टी 20 को ले लेता हूं जो निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। मान के चलिए आज निफ्टी 50 3% बढ़ा, लेकिन निफ्टी 20 जो निफ्टी 50 के शेयर्स को फॉलो करता है वो 3% ना बढ़े, तो कैसा लगेगा आपको? फिर तो आपको बहुत गुस्सा आएगा इसमें, क्योंकि जब निफ्टी 50 3% बढ़ा है तो आपका निफ्टी 20 भी 3% बढ़ना चाहिए। तो अब मेरा यहां आपको समझाने का मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द ETF में ट्रैकिंग एरर होता है, लेकिन आपको यह देखना है कि जिस ETF में ज्यादा ट्रैकिंग एरर है, जो अपने अंडरलाइन को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां पर आपको उन ETF को सिलेक्ट नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए अगर निफ्टी 50 3% बढ़ता है तो निफ्टी 20 को भी 3% बढ़ना ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसमें 0% ट्रैकिंग एरर है, मतलब 3% निफ्टी 50 बढ़ा तो निफ्टी 20 भी 3% बढ़ा। जैसे कि मिड कैप 150 को ले ले, अगर मिड कैप कैटेगरी की 150 जितनी भी कंपनी अगर वो 2% बढ़ते हैं तो मिड 150 20 जो मिड कैटेगरी की 150 कंपनी को फॉलो करता है उसको भी 1.5% बढ़ना चाहिए। अगर वो 1.5% ना बढ़ के 1.3% बढ़ा आपका ETF, लेकिन आपका मिड कैप जो बढ़ा वो 1.5% बढ़ा, तो इसका मतलब ये जो 0.2% का बेनिफिट है ना, ये नुकसान आपको होगा। जो 0.2% का नुकसान आपको हुआ, ये 0.2% है ट्रैकिंग एरर। तो ये ट्रैकिंग एरर नहीं होना चाहिए, जितना आपका अंडरलाइन बढ़े उतना ही ETF बढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप देखेंगे कि अंडरलाइन तो बहुत बढ़ा लेकिन आपका ETF नहीं बढ़ा। तो आपको ऐसे ETF को सिलेक्ट करना है जिसमें ट्रैकिंग एरर लगभग ना के बराबर ही हो। अब चौथी जो सबसे कॉमन मिस्टेक जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर और इन्वेस्टर कंफ्यूज रहते हैं कि ETF में लमसम अमाउंट करें SIP करें। तो देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि वैसे तो आप किसी भी इंडेक्स को देख लीजिए, लॉन्ग टर्म में उसने एक अच्छे रिटर्न ही दिए हैं, मतलब ना के बराबर लॉस का चांसेस है। लेकिन अगर आप ETF में ज्यादा कमाना चाहते हैं, अगर प्रॉफिटेबिलिटी ROI अपना ज्यादा करना चाहते हैं, तो आप रुपी कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट करें। अब ये रुपी कॉस्ट एवरेज क्या है, मतलब आपको SIP करनी है। जब भी मार्केट करेक्शन मिले, जब भी मार्केट आपको लगे, जब भी कोई भी पर्टिकुलर ETF 2 से 2.5% गिरे, तो वहां पर आपको बाइंग करें, आप अपनी SIP करें। अब देखिए, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जहां पर मैंने बताया कि कैसे आपको ETF बाई करना है, कब बाई करना है, कितनी पोजीशन रखनी है, कितना आपको इसमें पैसा डालना है, और इस स्ट्रैटेजी से मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई है। और इस स्ट्रैटेजी से आप कम से कम 7% का मंथली ROI क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने डिटेल वर्जन में आपको स्ट्रैटेजी बताई है ETF बाइंग और सेलिंग की, ठीक है। तो मुझे फिर भी लगता है कि इसमें की टेक अवे ये है कि आपको SIP करनी चाहिए। SIP से आपको रुपी कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट मिलता है। और पूरी तरीके से डिटेल में समझने के लिए किस तरह करने हैं तो मेरी वाली वीडियो देख लेना। पांचवी कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, हाई एक्सपेंशन रेशियो। अब देखिए, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप यहां तक आ गए तो एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक बटन से मेरी वीडियो कई लोगों तक पुश की जाती है। इस हाई एक्सपेंस रेशियो में क्या होता है कि देखिए, हर ETF क्योंकि ये पैसिवली एक्टिवली मैनेज नहीं होते, पैसिवली मैनेज करता है, तो इनका भी एक चार्ज लगता है। तो जिस ETF में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो, एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपने ETF लिया, अब आपके बिहाफ में कोई पैसिवली इसको मैनेज कर रहा है तो वो भी कुछ फीस लेगा। तो जिन ETF में अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आप उनको अवॉइड करें, जिन ETF में एक्सपेंस रेशियो कम है आप उनको बाई कर सकते हैं। तो आई होप ये 5 कॉमन मिस्टेक आपको समझ में आई होगी, और मुझे लगता है कि इन कॉमन मिस्टेक को आपको हमेशा से अवॉइड करना है, क्योंकि ETF आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो इसमें आपको डिटेल वर्जन में इनकी मिस्टेक्स को समझना है और इनको कभी नहीं करना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना आपको अच्छी लगी हो। और अब तक आपने इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, तो अपने इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।